So hello everyone, this boy is Jilani और this session is gonna about CSAB Counselling 2021। तो इस जो CSAB काउंसलिंग है 2021 की, इसमें कैसे क्या पार्टिसिपेट करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और इसकी कौन कौन यानी स्टूडेंट एलिजिबल है। और इसमें ये भी एक डाउट रहता है कि कैसे कौन सी रैंक इसमें यूज होगी, क्योंकि जेईई मेंस के रिज़ल्ट में दो तरह की रैंक्स होती है, तो इसमें कौन सी रैंक यूज़ होगी। और इसमें बहुत सी चीज़ें बात करेंगे कि यार कैसे क्या आपको काउंसलिंग करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और काउंसलिंग में किन किन बातों को ध्यान रखना है। और इस तरह के बहुत से डाउट्स आते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को यार जोसा में सीट अलॉट हुई है और यदि वो सीएसएबी में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी जोसा वाली सीट का क्या होगा। तो इस तरह के जो भी डाउट्स हैं वो आपके इस वीडियो में, इस सेशन में क्लियर हो रहे होंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा और आप रियली इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को भी मिलेंगी। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम जिलानी और मैं भी आप ही की तरह यार एक जेई एस्पायरेंट हूँ। मैंने जोसा में पार्टिसिपेट किया था और मुझे उसमें सीट का अलॉटमेंट भी हुआ है, ठीक है। और मुझे NIT इलाहाबाद का मैकेनिकल ब्रांच मिला है और मैं भी CSAB में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि मैं भी यार आप लोगों को जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी ये मुझे आता है, मैंने सीनियर से अपने पूछा, जो टीचर से पूछा, तो शायद वो मैं आपको भी बता दूँ जिससे आपकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और फिर भी तो कोई डाउट्स वगैरह रहते तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नो डाउट, मतलब कोई भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, इसका क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह है, तो वो भी सारी चीज़ समझ लेंगे कि कैसे क्या फ़ीस है। या कोई फर्स्ट टाइम CSAB में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे कितनी फ़ीस सबमिट करनी होगी, या फिर जैसे किसी को सीट का अलॉटमेंट हो चुका है जोसा में तो वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके लिए क्या है, मतलब जो भी आपका डाउट्स है वो ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। सो सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। आज है 28 है ना, आज आप समझ सकते हैं कि कितनी तारीख है, आज है 28, ये देख सकते हैं 20 नवंबर, और आज 10 बजे के बाद से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो डेफिनेटली अपन चलते हैं स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे क्या काउंसलिंग करना है। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, ये मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लैपटॉप या किसी चीज़ से, मतलब मोबाइल से भी इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं रहता है। कुछ एक्चुअल में सीट अलॉटमेंट लेटर वगैरह कुछ इस तरीके की PDF होती है जिनको आप मोबाइल से व्यू नहीं कर सकते, वो आगे की बात है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप डेस्कटॉप मोड पे जाता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यार यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि CSAB में पार्टिसिपेट किस मतलब मेथड से होता है, क्योंकि जोसा में यार काउंसलिंग होती है, इसमें बेसिकली NIT और IIT से भी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और CSAB काउंसलिंग सिर्फ NIT प्लस सिस्टम वाले के लिए होती है। NIT प्लस सिस्टम में कौन से कॉलेजेस आते हैं, जैसे सारी 31 NIT और IIEST शिवपुर, और जितनी भी GFTI हैं, और IIIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जितने भी कॉलेजेस आते हैं इन सब का अलॉटमेंट जो है वो होता है। अगर सीटें उसमें वैकेंट रह जाती हैं तो, यानी जोसा में सब ने पार्टिसिपेट किया और जोसा में क्या होता है, राउंड 1 से लेकर राउंड 5 के बीच में सीट विड्रॉ का प्रोसेस होता है। उसमें जिन स्टूडेंट ने NIT प्लस सिस्टम में विड्रॉ किया होगा वो सीटें वैकेंट हो जाती हैं। और ऐसा भी केस होता है कि मतलब कोई रीज़न की वजह से, जैसे आप डॉक्यूमेंट, आप जैसे आपको कोई सीट अलॉट हुई जोसा में और आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दे पाई, या फिर कोई और बात हो गई, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वगैरह आप नहीं जमा कर पाए, तो जिसकी वजह से किसी भी रीज़न से आपकी सीट कैंसिल हो जाती है, तो एज ए वैकेंट वो CSAB में क्या होती है, काउंट की जाती है, ठीक है। तो इस ईयर 2021 में जो CSAB में सीट वैकेंट है वो ऑलमोस्ट 7611 सीट टोटल आपके पास इतनी सीटें हैं वैकेंट, ठीक है। तो जितनी जो भी अलॉटमेंट होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, इन सीटों को फिल किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं इसमें CSAB के 2 राउंड होते हैं, ठीक है, 2 राउंड होते हैं, ठीक है, राउंड 1 एंड राउंड 2। इसका जो बेसिकली शेड्यूल है वो भी आ चुका है, और आप सबसे पहले क्या करें कि शेड्यूल को ज़रूर पढ़ लें। CSAB काउंसलिंग का जो भी ये शेड्यूल दिया है यहाँ पे, है ना, उसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। ये शेड्यूल दिया है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लें। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते तो आप कमेंट में पूछ लें, क्योंकि इसका पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाई चांस मैं बहुत सारी चीज़ बताऊँगा, कोई चीज़ें मिस हो गई, और क्योंकि आप जब इसका शेड्यूल पढ़ेंगे तो आप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और ऑलमोस्ट सारी चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बता दूँगा। और इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें शेड्यूल में मेंशन हैं। टेंटेटिव वैकेंसी शीट, अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सीटें वैकेंट है, तो वो सबसे नंबर 1 वाली ये जो है ना, उससे आप देख सकते हैं। CSAB इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, ये भी देख सकते हैं, ओके। अब यार देखते हैं कि, और अगर आपको आइडिया लेना है कि किस तरीके का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर रहा है, कि ताकि मुझे जो सीट वगैरह मिल रही उसमें आइडिया ले सकूँ कि मुझे ये कॉलेज मिलने के चांसेस है, तो आप इधर से देख सकते हैं, ओके। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी 2020 से 2019 की आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक शो हो रही होगी। सो अभी देखना है कि यार रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करते हैं। तो आई थिंक ये वाली आपको दिख रही होगी ब्लू लाइन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो फिर ये जब साइट खुलती है तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, अपना जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और यही सारी चीज़ें फिल करनी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर देख लीजिए क्या लिखा है कि इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड फॉर जोसा 2021 देन यूज़ जोसा 2021 पासवर्ड, अदरवाइज यूज़ जेईई मेन 2021
पासवर्ड। ओके, अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया तो फिर जोसा वाला ही पासवर्ड यूज़ करिए, वरना फिर अगर नहीं जोसा में पार्टिसिपेट किया, सिर्फ डायरेक्टली आप सीएसएबी में जा रहे हैं, तो फिर आप जो जेईई मेंस में पासवर्ड था उसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपना सिंपली जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालते हैं और उसके बाद लॉगिन करते हैं। फिर आगे क्या प्रोसेस होता है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर हम लोग डालते हैं। सो अभी मैंने लॉगिन कर लिया पासवर्ड वगैरह डाल के, और अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग जो चॉइसेस अवेलेबल हैं वो 445 हैं। अभी मैंने कोई भी चॉइसेस को फिल भी नहीं किया, तो फील्ड चॉइसेस 0 है। ठीक है, और ये सारी चीज़ देख सकते हो। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या लिखी है। यही लिखी है कि सच कैंडिडेट रिटर्निंग देयर सीट फॉर विच दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन, मतलब जो समय आपका एडमिशन हो चुका है, बट इन केस स्पेशल देन प्रीवियसली अलॉटेड सीट फॉर जो ऑटोमेटिकली कैंसिल। इसमें बेसिकली साफ साफ अक्षरों में ये बात कही गई कि सपोज़ आपको जोसा में कोई भी सीट अलॉट हुई है और आप सीएसएबी में पार्टिसिपेट करते हैं, आपने चॉइसेस को फिल करी, और उसके बाद सीएसएबी का जब राउंड 1 का अलॉटमेंट होता है और आपको कोई सीट का अलॉटमेंट हो जाता है, तो फिर आपकी जो जोसा वाली सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, और जो भी आपको सीएसएबी में मिली होगी आपको उसी को लेना पड़ेगा, और आप उसके लिए कोई भी क्लेम वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक हार्श रियलिटी है, मतलब हार्श रूल है इसमें का, कि आपकी जोसा की सीट कैंसिल हो जाएगी यदि आपको सीएसएबी में नई सीट मिलती है। तो ये चीज़ आप समझ के करना। अगर आप अपनी जोसा की सीट से 100% सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें, और अगर चाहते हैं कि आपको जो सीट मिली है मतलब जोसा में उससे हायर कि जो भी मतलब चाहते हैं कि उससे अच्छे कॉलेज या फिर उससे अच्छी ब्रांच मिले, तो आपने चॉइस फिलिंग के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सो अभी इस केस में एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए लिया मेरे केस में क्या हुआ कि डियर कैंडिडेट यू रिक्वायर्ड टू पे अमाउंट ऑफ ₹20,000 टुवर्ड्स सीएसएबी स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन ओनली फी आफ्टर रिक्वायर्ड यू आर अलाउड टू फिल चॉइसेस। मतलब मुझे जैसा जोसा में क्या होता था कि आप रजिस्ट्रेशन करते थे और उसके बाद चॉइस फिलिंग कर लेते थे, कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी उसके लिए क्या बहुत से केसेस हो सकते हैं। सपोज मेरा क्या था कि मैंने जोसा में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से मुझे सीट का अलॉटमेंट हुआ, और मैंने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और जो पार्शियल एडमिशन फ़ीस थी 35,000 और 40,000 पार्शियल एडमिशन फ़ी, ये मैंने सबमिट कर दी थी। तो जिसकी वजह से सिर्फ मुझे ये 2,000 रुपये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी यानी जो भी इसका प्रोसेस का पैसा होता है वो ले रहे हैं। ठीक है, और यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सीएसएबी में जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर जिसने जोसा में भी पार्टिसिपेट किया लेकिन उसे जोसा में किसी भी कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ, सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो अगर सीएसएबी में पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए 35,000 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कैटेगरी पे। अगर आपकी जनरल ओबीसी या फिर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो फिर आपको 35,000 पे करना होगा। यदि आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो फिर आपको कितना पे करना होगा, तो फिर आपको 15K पे करने होंगे। ठीक है, तो ये समझ लेना। और इसके बाद सपोज आपको सीएसएबी में सीट का अलॉटमेंट हो जाता है तो आपने क्या करना होगा, उसके बाद पार्शियल एडमिशन फ़ी वगैरह वो भी आपको सबमिट करनी होगी। इसमें मैं आपको बता दूँ फ़ी रिफ़ंड के बारे में कि सपोज़ आप जैसे मेरे केस में अगर मैंने 2,000 पे सबमिट किया, आगे चॉइस फिल करी, और मुझे सपोज़ कोई भी कॉलेज मिला, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि मेरी पार्शियल एडमिशन फ़ी और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वगैरह सबमिट हो चुकी, तो वो डायरेक्टली इधर एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मतलब मुझे कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो मैं क्या ये उम्मीद रखूँ कि मेरे 2,000 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे? तो नहीं। ठीक है, मेरे केस में रिफ़ंड नहीं, क्योंकि ये 2,000 रुपये ये सीएसएबी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो भी होता है इसका चार्ज करते हैं ये लोग। और अब मैं बात करता हूँ कि उन स्टूडेंट्स को सपोज सीएसएबी में आपको सीट का अलॉटमेंट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे आपने सीट एक्सेप्टेंस की पेमेंट सबमिट की 35,000 या फिर 35,000 है ना, या फिर 15K जो भी आपकी फ़ीस रहती है। ठीक है, 35K या फिर 15K। ठीक है, और ये आपने सबमिट कर दी। इसके बाद आपने क्या करना होगा कि इसके बाद आपने क्या करना होगा कि सपोज आपने 35 या फिर 15K सबमिट कर दिया, और आपको सीएसएबी में सीट का अलॉटमेंट हुआ, और आप चाहते हैं कि इसमें कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ, अपने मतलब एडमिशन नहीं लेना चाहते, आप इंटरेस्ट नहीं है जो भी आपको सीट मिली, तो आपको क्या होगा, सो आप सोचेंगे कि मुझे फ़ीस रिफ़ंड कैसे होगी, क्या प्रोसेस रहेगा। तो सपोज आपने अगर 35,000 रुपये पे किया है तो फिर आपको 33,000 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे, 2,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे आपकी प्रोसेस में। इन द केस अगर आपने 15K सबमिट किया है तो आपको 13,000 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे, और आपका 2K जो है यानी 2,000 वो आपका प्रोसेसिंग में वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना। अभी यार हम बात कर लेते हैं कि चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे करनी है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चॉइस फिलिंग करते समय किन बातों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग के केस में क्या होता है कि जोसा में आपने चॉइस फिलिंग की तो आपको कुछ तो एक्सपीरियंस हो ही चुका होता है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। ठीक है, आपको काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। लेकिन सीएसएबी के केस में थोड़ा सा आपको अवेयर होकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लास्ट एंड फाइनल चॉइस है। इसके बाद अगर आपने कोई भी जरा से भी गलती मिस्टेक कर दी तो आपकी मतलब आप अगर तो फिर आपको सीट को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि सपोज़ आपने जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं आपको उन कॉलेजेस को फिल करना है। ठीक है, जिनमें आप अगर सपोज़ कि डेफिनेटली आपको अगर मिल ही जाए कॉलेज, उसका अलॉटमेंट हो जाता है तो आप जाना ही चाहें। ठीक है, आपको रुकना नहीं है। अगर आपको कोई भी अलॉटमेंट हुआ तो आपको डेफिनेटली लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन कॉलेजेस को फिल करिए जिसमें आप जाना चाहते हैं। ठीक है,
जिसमें आप जाना चाहते हैं, उनको फालतू में मत भरिए जोसा की तरह की या ठीक है कोई भी मिल जाए। क्योंकि सपोज़ आपको NIT इलाहाबाद का केमिकल ब्रांच मिला है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको CSAB में NIT इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल या फिर NIT वारंगल जितने भी टॉप है NIT त्रिची का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इस तरीके की ब्रांच मिले, तो आपको उन्हीं को फिल करना होगा, ठीक है। और आपको मिला है NIT इलाहाबाद का केमिकल जोसा में, और आप इसमें CSAB में आप NIT इलाहाबाद का मतलब लोअर ब्रांचेज जैसे मेटलर्जी या फिर NIT हमीरपुर का मैकेनिकल इस तरीके के भर रहे, तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों को अवेयर होकर करना होगा कि आप अपने जो हायर चॉइसेस हैं, ठीक है, उनको फिल करना होगा। और आप जहाँ जाना चाहते हो उन्हें बेफालतू में ये नहीं कि सारी चीज़ें मेरे पास 445 मतलब इस तरीके नहीं होना चाहिए कि मेरे पास 445 चॉइस है तो मैं पूरी की पूरी फिल करूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत ही सोच समझ के फिल करना होगा ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम आगे ना आए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यार मैंने बहुत सारी चीज़ें वीडियो में कवर कर दी हैं कि फ़ीस रिफ़ंड के बारे में कितना क्या फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कैसे क्या चॉइसेस फिलिंग करनी होगी। मतलब चॉइस फिलिंग में बस यही चीज़ें होती कि मतलब मैंने जितने भी सीनियर से भैया लोग से पूछा तो उनका बेसिकली यही कहना था कि उन चॉइसेस को मत फिल करो जिसमें आप जाना नहीं चाहते हो, ठीक है। क्योंकि बाई चांस मिल जाता है तो फिर CSAB में आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होती है जो भी NIT प्लस सिस्टम में एडमिशन कराए, ठीक है। तो कोई भी गलती नहीं करे। तो डेफिनेटली यार वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प हुई होगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सब इतने टाइम क्या होगा, सीट जो वैकेंट थी उसकी लिस्ट आ चुकी है, आप वहाँ से चेक करेंगे और उसमें यार जो सीटें वैकेंट आप देखेंगे कि NIT इलाहाबाद में मैकेनिकल में 2 सीटें मतलब वैकेंट है, 3 सीटें वैकेंट है। और सपोज आपने देखा कि NIT त्रिची का इलेक्ट्रिकल में कोई सीटें वैकेंट ही नहीं है, तो आप क्या करें, जैसे आपने फिर क्या किया कि आपने जब चॉइस फिल करी तो उस केस में आपने NIT त्रिची का इलेक्ट्रिकल फिल ही नहीं किया। तो आप इसलिए आपने नहीं फिल किया कि आपने देखा था कि यार सीट वैकेंट लिस्ट में वो उसमें तो सीट वैकेंट ही नहीं थी। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि सपोज़ किसी स्टूडेंट को इसमें सीट का अलॉटमेंट हुआ है, जैसे कि जोसा में किसी स्टूडेंट को NIT त्रिची का इलेक्ट्रिकल मिला और उसने क्या किया, CSAB में भी पार्टिसिपेट किया और उसको अब NIT त्रिची के राउंड 1 मतलब क्या बोलते हैं CSAB के राउंड 1 में उसे हायर ब्रांच मिल गई। जोसा में NIT त्रिची का इलेक्ट्रिकल था, अब उसे NIT त्रिची का इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया या फिर CSE मिल गया, तो वो उसमें अपग्रेड हो जाएगा और उसकी जो NIT त्रिची का इलेक्ट्रिकल वाली थी वो तो सीट वैकेंट हो जाएगी, है ना, वो तो सीट वैकेंट हो गई, वो एज ए वैकेंट स्पेशल राउंड 2 के लिए जाएगी, है ना, स्पेशल राउंड 2 में जाएगी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है क्योंकि सोचेंगे कि आप सोच रहे हैं कि इसमें तो यार सीट वैकेंट ही नहीं है, लेकिन सपोज किसी को हायर कॉलेज मिल गया, उसने सीट छोड़ के दूसरी सीट ले ली तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी, वो राउंड 2 में कहीं ना कहीं आपको मिलने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। और यार बाकी अगर कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो आप कमेंट करें और डेफिनेटली मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो यार हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और मेरा ये टेलीग्राम चैनल भी उसको जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें मैं अपनी भी चॉइसेस बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से अपनी चॉइसेस फिल करी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कल से चॉइस को अपने फिल करूँगा क्योंकि आज मसला ये है कि मेरे पास मेरे बैंक में 2000 रुपये नहीं है पेमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से मैं कल बैंक जाके उसमें पेमेंट करूँगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें फर्दर प्रोसेस करूँगा। तो मैं भी अपने बाद में तो पेमेंट पार्शियल फीस है यार, इसको हटाओ, इससे कुछ लेना देना नहीं। सो आई होप इस वीडियो से यार आपको बहुत कुछ हेल्प हुई होगी और वीडियो से कुछ भी आपको हेल्प हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। इस तरह के यार मोर वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो कमेंट में जरूर पूछें, ठीक है। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ ऑल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए, अच्छे से सारी प्रोसेस हो जाए, एडमिशन प्रोसेस हो जाए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। सो आई होप, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। सो एक डाउट यार आपका ये भी रह गया था, मैं बताना जा रहा था कि क्या होता है कि जब जेईई मेंस का आपका रिज़ल्ट होता है ना, जेईई मेंस के रिज़ल्ट में बेसिकली 2 तरह की आपकी रैंक शो होती हैं, ठीक है। एक होती है CRL रैंक, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये होती है CRL रैंक। CRL रैंक उन स्टूडेंट को शो होती है सिर्फ और सिर्फ जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर उसके बाद अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये देखिए सारी कैटेगरी दी है ना, जनरल EWS OBC NCL SC ST P जनरल EWS PWD OBC NCL, ये जितनी भी कैटेगरी है, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक और रैंक शो होती है, ठीक है, जिसे एक तो हो गई अपनी CRL, ठीक है, और दूसरी होती है एक कैटेगरी रैंक। और मैं आपको बता दूं कि CSAB में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी CRL रैंक जो है वही क्या होती है, CRL रैंक ही यूज़ होती है, ठीक है।
और अगर मैं बात करूं आपकी वो वाली रैंक कौन सी, कैटेगरी रैंक, तो कैटेगरी रैंक आपकी सीआरएल रैंक में इसमें सीएसएबी में यूज़ नहीं होती है। तो ये एक चीज़ आपको और बतानी थी। तो आपने इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक को कट ऑफ को देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सीआरएल रैंक ही देखनी है, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक को देख लेना और उसके बाद चॉइसेस को फिलिंग करना, ठीक है। ऑलराइट।